स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्कूल पे। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं चेस्ट रेडियोग्राफी का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग समझेंगे चेस्ट के एनाटॉमी के बारे में। जो चेस्ट का लैंडमार्क होता है, एक्चुअली चेस्ट रीजन हम बोलते किसको है, थोरैक्स का पार्ट क्या होता है एक्चुअली, उसी को हम लोग जानेंगे। और आगे देखेंगे जो पेशेंट का चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए जो इंडिकेशंस होता है वो क्या होता है, यानी हम चेस्ट रेडियोग्राफी चेस्ट एक्सरे क्यों करवाते हैं। उसके बाद फिर चेस्ट पीए एपी क्या होता है। इसके पहले जो वीडियो आया था चेस्ट रेडियोग्राफी का पहला वीडियो, उसमें हम लोग देखे थे कि चेस्ट का पोजिशनिंग या फिर ये कह ले प्रोजेक्शन टर्मिनोलॉजी क्या होता है, या रेडियोग्राफिक व्यू जिसमें एपी पीए क्या होता है, लेटरल क्या होता है, कैसे बीम ट्रेवल करता है एपी में और लेटरल में। ठीक है, उस चीज सबको हम लोग जाने थे। अब हम इसमें कंटिन्यू करेंगे, ये पार्ट 2 होने वाला है चेस्ट रेडियोग्राफी का, जिसमें हम लोग एनाटॉमी देखेंगे और ये थ्योरी का पार्ट है। ऑलरेडी जो प्रैक्टिकल वाला है, यानी जो हम लोग एक्चुअल में एक्सरे रूम में जो करते हैं पोजिशनिंग होता है, इन सब चीजों को अपलोड कर दिया हूं मैं, जाकर के देख सकते हैं। ये वीडियो मेंबरशिप में जाएगा, 10 दिन तक ऐसे बिना मेंबरशिप का होगा, उसके बाद मेंबरशिप में जाएगा। अगर आप 10 दिन से पहले देख लेते तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसके बाद आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ जाएगा। बाद बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग इन सब चीज़ों को जानना चाह रहे हैं, या जो लोग रेडियो टेक्नीशियन में है, एक्सरे टेक्नीशियन में है, बीआरआईटी या फिर डीआरआईटी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको आगे स्टार्ट करते हैं। चेस्ट एनाटॉमी। चेस्ट एनाटॉमी में एक्चुअली हम लोग जानेंगे क्या कि जो चेस्ट का पार्ट होता है एक्चुअली, या फिर जिसको हम थोरेक्स बोलते हैं, वो क्या होता है। द रीजन बिटवीन नेक एंड एब्डोमेन, नेक और एब्डोमेन के बीच का जो रीजन होता है उसको हम लोग चेस्ट बोलते हैं। इज ए रीजन ऑफ द थोरैक्स कैविटी, जो थोरैक्स का कैविटी है उसी का एक रीजन है, डिफाइन है। अगर मोर क्लियरली उस चीज को देखें तो वो होगा क्या, एंटेरियरली फ्रंट साइड से अगर देखें, आगे की साइड से, तो हम चेस्ट किस पार्ट को बोलेंगे, कहाँ तक पार्ट होगा हमारा चेस्ट का, उसका लैंडमार्क क्या होगा। तो जो आपका सुपीरियर होगा, जो सबसे ऊपर, वो बेस ऑफ नेक से लेकर के डायफ्राम तक। उसके बाद पोस्टेरियरली अगर बात करें तो बैक साइड से पोस्टेरियरली थोरैक्स, थोरैसिक वर्टिब्रा T1 टू थोरैसिक वर्टिब्रा T12 तक। इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब आप अपने नेक पे, गर्दन पे पीछे से आ देंगे तो आपको बाहर दिखेगा वर्टिब्रा, तो उसको कहते हैं वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। वो आपको बाहर दिखेगा और यहीं से वो लास्ट का जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है वो लास्ट होता है, यानी C7 होता है। उसके बाद फिर T1 T2 स्टार्ट हो जाता है। तो जो आपका होता है बैक साइड से पोस्टेरियरली, वो T1 से स्टार्ट होगा और T12 तक होगा। इतना जो रीजन होगा वो चेस्ट कहलाएगा। इस इमेज में समझिए आप, इंटीरियर से क्या होगा, ये आपका बेस ऑफ नेक होगा, तो यहाँ से लेकर के, यानी बेस ऑफ नेक के बिटवीन डायफ्राम तक, इस तरीके से जो है डायफ्राम का लेवल रहता है ऐसा। तो आप यहाँ तक समझ सकते हैं। अगर पोस्टीरियर साइड से बात करें तो ये आपका C7 है, जिसको वर्टिब्रा प्रोमिनेंस भी बोलते हैं। उसको अगर आप टच करेंगे बाहर से तो सबसे ऊंचा दिखेगा एक, ठीक है। तो उसके नीचे से T1 स्टार्ट होगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट होता है, इसके बीच का जो रीजन है उसको हम लोग चेस्ट डिफाइन करेंगे, राइट। अब जो चेस्ट एक्सरे होता है तो उसमें हम किन किन चीजों को देखते हैं, या एक्चुअली उस चेस्ट के रीजन में कौन कौन सा ऑर्गन आता है जिसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ऑर्गन पे बात करेंगे, चेस्ट रीजन में एक्चुअली ऑर्गन आता क्या क्या है, राइट। तो जो ऑर्गन है वो होगा लंग्स हो जाएगा, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। हार्ट है, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ट्रेकिया हो गया, एसोफेगस हो गया, ये ऑर्गन होता है उस चेस्ट के रीजन में। इसके बाद बोनी पार्ट जो हो गया उस चेस्ट का, जो एरिया होता है चेस्ट का, उसमें 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हो जाते हैं, स्टर्नम, क्लेविकल, थोरैसिक, वर्टिब्रा, ठीक है। ये हो गए बोनी पार्ट्स। इसके जो मसल्स वाले पार्ट्स हो जाते हैं वो हो गया आपका डायफ्राम और ब्लड वेसल्स, राइट। ब्लड वेसल्स एक्चुअली मसल्स के पार्ट नहीं है, वो अलग से है, बट यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मसल्स के पार्ट है वो डायफ्राम है और ब्लड वेसल्स भी होते हैं उसमें। जैसे एरोटा हो गया, हार्ट के पार्ट्स वगैरह होते हैं, और बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं। जब आप चेस्ट एक्सरे देखेंगे बहुत आसानी से नहीं दिखता है, पर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, देख चुके हैं बहुत सारे एक्सरे को, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है उसमें ब्लड वेसल्स दिखते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से ब्लड वेसल्स दिखते हैं उस चेस्ट एक्सरे में। इसीलिए इस वीडियो को मैं थोड़ा सा खास बता रहा हूँ बाकी जगह से, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ, जो चीज आपको
रिटेन में नहीं समझ आ रहा है उसके लिए इमेज लगा के रखा हूँ और वो चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो आप आगे इसी तरीके से जानना चाह रहे हैं चीज़ों को, खासकर बीआरआईटी में तो इसमें आपको सब बहुत कुछ मिल जाने वाला है, सब लगभग मिल जाएगा। लेकिन धीरे-धीरे करके जो है हम लोग बीएमएलटी पे भी आएँगे और आगे भी अदर टेक्नीशियन कोर्स जो होता है स्टार्ट करेंगे। अब आइए देखिए इसको, जो चेस्ट एक्स-रे है एक्चुअली हम करते क्यों हैं, किस-किस चीज़ को देखते हैं चेस्ट एक्स-रे में? तो जो चेस्ट एक्स-रे होगा, डॉक्टर अगर किसी को बताते हैं कि आपको चेस्ट एक्स-रे करवाना है, तो उसमें वो क्या देखना चाहते हैं एक्चुअली? Chest X-ray में is done chest X-ray is done mainly to visualize lungs, heart, bone, sternum, blood vessels और diaphragm। इन सब चीजों को जो है चेस्ट एक्सरे में देखा जाता है। और लंग्स एक्चुअली दिखेगा कैसे, ये लंग्स का पार्ट है, तो आप इसमें देखिए ये जो पूरा ब्लैक ब्लैक एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा लंग्स का पार्ट है, और इसके नीचे थोड़ा सा ये दिख रहा है ये डायफ्राम का पार्ट है। ठीक है, ये ऐसे आपको डायफ्राम का पार्ट दिख रहा होगा और इसके ऊपर से ये आपको लंग्स का एरिया दिख रहा हो। लंग्स का एरिया बहुत ज्यादा ही ब्लैक दिखता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जब आप चेस्ट एक्सरे के लिए जाएंगे तो आपको बोला जाएगा कि आप एक लंबा सांस खींच करके अंदर भरिए और थोड़ी देर रोके रहिए। उसके बाद वो जो टेक्नीशियन होंगे वो क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं और चेस्ट एक्सरे लेते हैं। तो जब आपके हार्ट में जितना ज्यादा एयर फिल होगा उतना ब्लैक आएगा, ताकि जो लंग्स का एरिया है वो क्लियरली दिख सके। राइट, अब यहाँ देखिए ये हार्ट का है। हार्ट क्या है, हार्ट आपको ऐसे दिख रहा होगा, इस तरीके से हार्ट का शेप, ऐसा ये हार्ट का। तो ये जो एरिया है ये हार्ट का एरिया है जिसको हम लोग विजुअलाइज करना चाहते हैं। बोनी पार्ट्स जब देखने की अगर बात होती है एक्सरे में, तो इस तरीके से जो है आपका ये वर्टिब्रा दिख जाएगा, ये रिब्स दिख जाते हैं। ठीक है, ये उसके बाद ये क्लेविकल दिख गया, ये स्कैपुला दिख जाता है। इस तरीके से आपका बोन दिखता है एक्सरे। राइट, उसके बाद ब्लड वेसल्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो है ये ब्लड वेसल्स है। वही चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे ये ब्लड वेसल्स वगैरह दिखते हैं। तो ये जो पार्ट्स है ये ब्लड वेसल्स दिखते हैं। तो इसको भी देखने का जो है सो काम चेस्ट एक्सरे से होता है कई बार। ठीक है, उसके बाद फिर डायफ्राम को अभी मैंने बताया आपको कि ये जो चेस्ट के रीजन, ये तो एक चेस्ट वाला पार्ट हो गया, ये जो नीचे आप देख रहे हैं डायफ्राम का। ठीक है, तो ये ऐसा और ये ऐसा लंग्स हो गया। उसके बाद जस्ट नीचे थोड़ा सा ब्लैक दिखेगा, ये आपके डायफ्राम के एरियाज हो जाते हैं। राइट, ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ये स्टमक का एरिया है और उसमें गैस फिल है, इस तरीके से बबल जैसा दिख रहा है इसलिए। या फिर आप अगर लेटरल व्यू में देखना चाहते हैं तो इस तरीके से, ये पहला ऐसा डायफ्राम है इस तरीके से, और दूसरा ये ऐसा, ये वाला एरिया जो है लेटरल व्यू में ऐसा डायफ्राम आपको दिखेगा। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को विजुअलाइज करने के लिए चेस्ट एक्सरे किया जाता है। राइट, इसका एक वीडियो ऑलरेडी इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, दूसरा ये है, और एक और वीडियो आएगा जिसको हम लोग अच्छे तरीके से समझने वाले। अब सब समझते हैं कि एक्स-रे जो होता है वो होता क्यों है। अभी तो पता चला कि हम इन ऑर्गन वगैरह को देखने के लिए करते हैं, लेकिन क्या रीजन ऐसा होता है जिसकी वजह से एक्सरे करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सरे है आप उसको रैंडमली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो जब तक जरूरी ना हो तब तक आप उसको नहीं कर सकते। तो जरूरी क्यों होता है, जो इंडिकेशंस होते हैं वो क्यों हो जाते हैं कि चेस्ट एक्सरे करना ही पड़ेगा, उसके पीछे का जो रीजन है, जो इंडिकेशन है वो मैं बताता हूँ। क्लिनिकल इंडिकेशन फॉर चेस्ट रेडियोग्राफी, पहला रेस्पिरेटरी सिम्टम्स या इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो गए या कुछ इन्फेक्शंस हो गया उसमें करते हैं। उसमें क्या हो सकता है, कफिंग हो सकता है, फीवर हो सकता है, सीजिंग साउंड आ सकता है, टीबी, निमोनिया, इस तरीके का कुछ अगर होता है तो कई बार आपको जो है चेस्ट एक्सरे करवाना पड़ जाएगा। राइट, या उस केस में चेस्ट एक्सरे होता है। रूटीन असेसमेंट के लिए होता है, मॉनिटरिंग के लिए होता है, कार्डियक सिम्टम के लिए होता है, चेस्ट ट्रॉमा के लिए होता है, सस्पेक्टेड मेटास्टैटिस के लिए होता है, चेस्ट पेन अगर हो रहा हो तो उसके लिए होता है, या इमिग्रेशन स्क्रीनिंग के लिए होता है। जब आप कहीं जॉब वगैरह पे जाते हैं तो उस समय में स्क्रीनिंग के लिए होता है। तो उसके जो इंडिकेशंस है ये मैं बता दी, ये सारे इसके इंडिकेशंस है। और इस इंडिकेशंस में क्या क्या एक्चुअली होता है, जैसे अभी बताया रेस्पिरेटरी में कि कफिंग वगैरह होगा, फीवर होगा, सीजिंग साउंड्स आएगा, टीबी, निमोनिया, इस तरीके से तो आपको चेस्ट एक्सरे करवाना पड़ जाएगा, या उस केस में चेस्ट एक्सरे होता है। राइट,
तो जो इंडिकेशंस है उसको थोड़ा डिटेल में एक शॉर्ट्स वीडियो में बना दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लगे लंबा हो जाएगा वीडियो। अब एक्सरे में कंट्रा इंडिकेशन, जो मेन कंट्रा इंडिकेशन एक्सरे के लिए होता है वो होता है आपका प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एक्सरे नहीं करते हैं रीजन, जो डेवलपिंग बेबी होता है उसको जो है बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है, क्रोमोजोम म्यूटेट हो सकता है, इस वजह से हम लोग प्रेगनेंसी को सबसे ज्यादा कंट्राइंडिकेशन मानते हैं, यानी प्रेगनेंसी में एक्सरे नहीं करते हैं जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, वो भी डॉक्टर के एडवाइस के बिना नहीं होता ये चीज। उसके बाद जो पेशेंट का प्रिपरेशन, अब आगे हम लोग कि जो है मान लेते हैं किसी का चेस्ट पीएबीयू करना है, ये खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं हॉस्पिटल में कि एक्सरे कैसे करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये थ्योरी का पार्ट है। ऑलरेडी इसी का जो है प्रैक्टिकल भी अपलोडेड है कि कैसे करते हैं, वो मैं बताया हूँ, जाकर के देख सकते हैं आप। तो जो पेशेंट है उसको प्रिपरेशन, पेशेंट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है एक चेस्ट एक्सरे के लिए, तो सबसे पहले आप उसके जो ज्वेलरीज वगैरह है, जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स है उसके बॉडी पार्ट्स पे लगे हुए हैं जो एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, जैसे ईयरिंग हो गया, नोज पिन हो गया, इस तरीके की चीजों को, नेकलेस वगैरह को हम लोग रिमूव करवाएंगे। इसको अगर रिमूव नहीं करवाते हैं तो वो एक्सरे फिल्म के ऊपर आ जाता है, वो आर्टिफैक्ट छोड़ देता है, उसमें क्या हो जाता है, क्या फिर जो पैथोलॉजी होता है एक्चुअली जो फाइंडिंग देखना चाहिए हमें, उसमें दिक्कत हो जाता है, राइट। तो उसको रिमूव करवा देंगे। आस्क फॉर प्रेगनेंसी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप प्रेगनेंसी के लिए पूछेंगे कि वो जो अगर फीमेल पेशेंट है तो वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है। वेयर लूज क्लॉथ्स, उसको जो है हल्का हल्का कपड़ा पहनाएंगे जिसमें स्टोन्स ना लगे हो। आजकल फैशन में बहुत ज्यादा जो गर्ल्स के कपड़े होते हैं, जो लेडीज लोगों के कपड़े होते हैं उसमें स्टोन्स वगैरह लगा होता है, तो वो भी आर्टिफैक्ट दे देता है कई बार इमेज पे, तो उसको हम कोशिश करेंगे अगर अवेलेबल है तो लूज क्लोथ पहनाएंगे, जो ड्रेस होता है वहां पे वो पहना देंगे, हल्का कपड़ा। और प्रोसीजर्स का डिटेल बताना होता है हमें कि हम आपका चेस्ट एक्सरे ले रहे हैं या फिर इस तरीके का जो है आपका प्रोसीजर होने वाला है, इसमें आपको ये करना होगा, हम आपको जो है सपोर्ट करेंगे, आप थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करें, ठीक है। इस तरीके का जो है पेशेंट का प्रिपरेशन होता है। उसके बाद पोजिशनिंग कैसे करेंगे पीए व्यू में, तो जो पोजिशनिंग है पोस्टेरियो इंटीरियर का, जिसको हम लोग पीए कहते हैं, ये स्टैंडर्ड व्यू होता है, इसको ज्यादातर रूटीन चेकअप के लिए किया जाता है। इसमें जो बीम है वो ट्रेवल होगा कहाँ से, ट्रेवल फ्रॉम बैक साइड टू फ्रंट साइड, और ऐसे में पेशेंट इस तरीके से खड़े होगा, राइट। ऐसा पेशेंट खड़ा रहेगा, आप देख सकते हैं ये पूरा जो है बक्की है, इसमें ये पूरा कैसेट का साइज है, और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग पेशेंट को खड़ा करते हैं, और उसका जो सेंट्रल रेज है यहाँ पे पूरा एकदम फिक्स रहता है, इतना दूर पूरा कोलिमेट रहता है, कवर करते हैं, ठीक है। कोलिमेशन ऐसे करना है जैसे मैंने बताया कि चेस्ट का रीजन होता क्या है एक्चुअली, ऊपर में आपको पता होगा कि लैंडमार्क क्या है, इसी वजह से मैंने बताया है कि जब हम चेस्ट एक्सरे करते हैं तो हमें कहाँ तक कोलिमेट करना है, ये चीज हमें पता होना चाहिए चेस्ट एक्सरे के लिए। तो वो लैंडमार्क बहुत जरूरी था कि हम एक्चुअल में चेस्ट रीजन और थोरेक्स रीजन बोलते किसे हैं, ये पर्पस था वहां पे थोड़ा सा एनाटॉमी बताने का। बाकी एनाटॉमी डिटेल हम लोग करेंगे बहुत अच्छे से, पर पहले इस चीज को समझ लेते हैं, रेडियोग्राफिक चीज, राइट। अब इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ऊपर में जो था वो कॉमन इंडिकेशन बता दिया कि चेस्ट एक्सरे एक्चुअली होगा तो क्यों होगा, पर जब पीए करेंगे तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, उसी में से जिसमें निमोनिया सस्पेक्टेड हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, हार्ट इनलार्जमेंट जैसा कुछ है जिसको हम लोग कार्डियोमेगाली कहते हैं, इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें कर सकते हैं, परसिस्टेंट कफ, लंबे दिनों से कफ है तो हो सकता है, चेस्ट पेन या ब्रीदिंग डिफिकल्टी जिसको हम लोग डिस्पेनिया बोलते हैं, इस तरीके का कोई दिक्कत है तो आपको जो है चेस्ट पीए का प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, डॉक्टर ये बताएंगे कि आपको चेस्ट पीए एक्सरे चाहिए होगा आपका, राइट। और ये इसी केस में जो है सो चेस्ट पीए एक्सरे करते, कई और भी रीजन है जिसके केस में हम लोग चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, जैसे रूटीन इन्वेस्टिगेशन में भी होता है, राइट। उसके बाद उसमें जो इक्विपमेंट यूज होगा, जिसमें कैसेट होगा, साइज हम यूज करेंगे 14-17 इंच का या फिर 35 और 43 सेंटीमीटर का कैसेट यूज करेंगे। कैसेट का ओरिएंटेशन क्या होगा, पोर्ट्रेट मोड में होगा। मार्कर बहुत ज्यादा जरूरी है, मस्ट इंडिकेट अ लेफ्ट और राइट मार्कर्स, आपको मार्कर देना होगा ताकि आप एक्सरे में पहचान सके कि पेशेंट का ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हॉस्पिटल में। तो पेशेंट का पोजिशनिंग, पोजिशनिंग कैसे करेंगे, पेशेंट सबसे पहले तो स्टैंड रहेगा, ठीक है, स्टैंड इरेक्ट फेसिंग द इमेज रिसेप्टर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से खड़ा रहेगा और इमेज रिसेप्टर को फेस करता रहेगा, राइट।
चीन राइज करेंगे अप टू अवॉइड सुपर इम्पोजिंग टू द अपर लंग्स। जो आपका चीन है उसको ऊपर उठा देंगे, अगर उसको ऊपर नहीं उठाते हैं तो वो क्या करेगा, लंग्स के फील्ड में आ जाएगा। फिर अगर लंग्स के एपेक्स रीजन में कुछ फाइंडिंग होता है तो वहां पे फिर उसको फाइंड आउट करने में दिक्कत हो सकता है। शोल्डर को क्या करेंगे, डिप्रेस एंड रोल्ड फॉरवर्ड टू मूव स्केपुला आउट ऑफ द लंग्स। ये जो शोल्डर है उसको फॉरवर्ड ऐसे करके थोड़ा सा मूव करवाएंगे दोनों को, और थोड़ा सा नीचे की ओर रखेंगे ताकि जो है लंग्स फील्ड से अलग रहे। ये पूरा स्केपुला यहाँ पे जो है ऐसे आता है तो ये लंग्स फील्ड से अलग दिखे इसलिए, ठीक है। उसके बाद हैंड्स है प्लेस ऑन हिप्स, इस तरीके से आप हिप्स पे प्लेस करवा सकते हैं, या फिर इस हैंड्स को ऐसे करके जो है सो वो हग करवा सकते हैं दूसरे तक पूरे बकी को लेटरली, ठीक है। और ये होगा क्यों, क्योंकि जो है आयर फर्दर क्लियर द लंग्स लेटरली, इस साइड से भी लंग्स का एरिया क्लियर हो, ताकि इस वजह से जो है ये थोड़ा सा इधर की ओर खिंच जाए, इस वजह से इस हैंड का पोजीशन ऐसा होना जरूरी, ठीक है। अलाइनमेंट, कैसेट अलाइनमेंट क्या होगा, मतलब जो आप कैसेट रखेंगे किस रीजन तक रखेंगे, तो जो सुपीरियरली है 1.5 इंचेज या फिर 5 सेंटीमीटर अबव द शोल्डर जॉइंट्स टू कैप्चर द लंग्स एपेक्स। लंग्स एपेक्स को कैप्चर करने के लिए आप 1.5 इंचेज या 5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे शोल्डर जॉइंट से। इंफीरियरली क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 1.5 या 5 सेंटीमीटर बिलो द जिफाइड प्रोसेस टू इंश्योर द हेमी डायफ्राम। हेमी डायफ्राम क्या होता है, दोनों साइड के डायफ्राम को हम लोग हेमी डायफ्राम कहते हैं, अलग अलग पार्ट से। एंड कोस्टोफेरेनिक एंगल्स टू विजुअलाइज, कोस्टोफेरेनिक एंगल को विजुअलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, इन्फीरियरली 1.5 इंचेज और 5 सेंटीमीटर नीचे तक कैसेट को अलाइन करेंगे, राइट। लेटरली आपको दोनों तरफ से बिल्कुल पूरा कवर करना है, थोड़ा सा भी छूटे ना, ताकि रिब्स का जो पार्ट है वो पूरा आ सके, पूरा आपको ऐसे कवर करना होगा, ठीक है। ये होता है। उसके बाद सेंटरिंग आप क्या करेंगे, सेंटरिंग करेंगे एट द T7 लेवल पे, एट द मिड ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द बोन। अब यहाँ पे T7 कैसे पहचानेंगे, पहले तो आप यहाँ प्रोमिनेंट दे करके C7 होगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके उससे 6 से 7 सेंटीमीटर आप नीचे कर सकते हैं, या फिर जो स्केपुला का ऐसा वाला पार्ट्स होता है आप नीचे से जब टच करेंगे तो यहाँ से ऐसा होगा, तो ये दोनों लाइन ज्वाइन होगा और उसके मिड में आपको यहाँ कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला, वहां पे आप कर सकते हैं। ये मैं दिखा दूं आपको, एक इमेज में क्लियर करवा दूं, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि ये बोलते किसको। तो यहाँ देखिए ये जो है ये पार्ट है, ये हो गया स्केपुला का इंफीरियर एंगल, इस दोनों को ऐसे ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे आप मिड में कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप C1 जोड़ेंगे और इसके 6 से 7 सेंटीमीटर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं चीजों को, सेंटरिंग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कोलिमेशन क्या होगा, कोलिमेशन ऐसे ही होगा जैसे आप कैसेट उसका अलाइनमेंट रखेंगे, ओरिएंटेशन रखेंगे कैसेट का सुपीरियरली 5 सेंटीमीटर अबव शोल्डर जॉइंट्स, लंग्स एपेक्स को क्लियर देखने के लिए ये चीज करते हैं। इनफीरियरली आप क्या कर सकते हैं, T12 पे कर सकते हैं, और लेटरली आप क्या कर सकते हैं, एक क्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट को कैप्चर करके जो है कोलिमेशन कर सकते हैं। सोर्स इमेज डिस्टेंस या फिल्म फोकस डिस्टेंस अब क्या रख सकते हैं, यानी ट्यूब का डिस्टेंस क्या होना चाहिए पेशेंट से, 1 सेंटीमीटर या 72 इंचेस के आसपास, राइट। इसमें क्या होगा कि एक्चुअल जो ऑर्गन का साइज है वो दिखेगा आपको। उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे एक डीप यानी लंबा सांस लेने के लिए और थोड़ी देर होल्ड करने के लिए, जब तक हम एक्सपोज नहीं करते हैं। एक्सपोजर क्या होगा, एक्सपोजर एक्चुअली आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हर एक जगह अपने अपने अकॉर्डिंग दिया जाता है, पर जो स्टैंडर्ड एक्सपोजर है जो हम दे सकते हैं वो है 100 से 110 kbp के बीच में, और एमएएस क्या रखना होगा, 4 से 8 एमएएस रखते हैं। kbp का क्या मतलब होता है, किलो वोल्टेज पीक, और एमएएस का मिली एम्पियर सेकेंड्स, राइट। और ये ग्रिड का यूज हमें करना होता है। ग्रिड एक्चुअली हम क्यों यूज करते हैं, तो जो स्कैटर्ड एक्सरेज होता है उसको वो कैप्चर कर लेता है और इमेज को खराब होने से बचाता है। ग्रिड